Oppo Reno 12F 4G पाकिस्तान की मार्केट में कुछ दिन पहले लॉन्च किया गया है। इस मोबाइल फोन की ओप्पो ने ऑफिशियल प्राइस पाकिस्तान में 70,000 यानी कि 70,000 रुपीज रखी है, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट ये मोबाइल फोन आप लोगों को तकरीबन 65,000 रुपए की ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केट में मिल जाएगा। लेकिन यहां पर बात यह है कि क्या ये मोबाइल फोन 65 या 70,000 रुपए के प्राइस टैग को जस्टिफाई कर पाता है या नहीं, और क्या ये मोबाइल फोन दीगर जो कंपनीज है उसके कॉम्पिटिटर को सही से कॉम्पीट कर पाता है या नहीं। आज के इस कंप्लीटली इन डेप्थ रिव्यू में आप लोगों के सारे ही क्वेश्चंस के इजीली आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर ये मोबाइल फोन लेने का आप लोगों ने माइंड सेट कर रखा है तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीटली देखिएगा। सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज योर सच्चा टेक बार। तो गाइस, वीडियो में जाने से पहले बताना चाहूंगा कि ये मोबाइल फोन कृष्णा मोबाइल जोन सरदार मार्केट काजी अहमद की जानिब से मुझे प्रोवाइड किया गया है। गाइस, सबसे पहले अगर मैं मोबाइल के डिजाइन एंड बिल्ड की बात करूं तो ये मोबाइल फोन 6.67 इंच के फ्लैट टाइप डिस्प्ले के साथ आता है। मोबाइल का फ्रेम एंड बैक कंप्लीटली तौर पर प्लास्टिक का है। मोबाइल का बैक जो है वो मैट फिनिश डिजाइन में दिया गया है, सो फिंगरप्रिंट मैग्नेट वगैरह नहीं है। अगर आप इसको विदाउट कवर भी यूज करते हैं तो बैक साइड से फिंगर नहीं आने वाले, लेकिन क्योंकि मोबाइल का फ्रेम कंप्लीटली तौर पर ग्लॉसी टाइप मटेरियल में यूज दिया गया है, सो अगर आप विदाउट कवर यूज करते हैं तो यकीनन फ्रेम पर अच्छे खासे फिंगरप्रिंट आने वाले हैं। अगर मैं मोबाइल के बैक साइड डिजाइन की बात करूं तो यहां पर सर्कुलर टाइप में आपको कैमरा बम मिल जाएगा। कैमरा बम ज्यादा निकला हुआ नहीं है, सो अगर आप विदाउट कवर भी इसको टेबल वगैरह पर रखते हैं तो ज्यादा मोबाइल स्टक नहीं होने वाला, वाइब्रेट नहीं होगा। मोबाइल के बैक साइड कैमरा बम में 3 कैमरा और साथ में एक फ्लैश लाइट दी गई है, और इसके राउंड अबाउट आप लोगों को एक रिंग टाइप का फ्लैश लाइट मिल जाएगी जो कि फॉर नोटिफिकेशन, इनकमिंग कॉल्स, और साथ में चार्जिंग पोर्ट पर अगर मोबाइल को लगाते हैं तो ये रिंग लाइट जो है कुछ इस तरह से ऑन ऑफ या फिर एक स्टेबिलिटी में ऑन रहेगी, लेकिन इसकी भी सेटिंग्स में दी गई है। सो अगर आप इसको नोटिफिकेशन बार या फिर इसके अलावा इनकमिंग कॉल या इसके अलावा चार्जिंग मोड में आप या ऑन रखना चाहें तो आप मैन्युअली कहीं से भी इसको ऑन ऑफ रख सकते हैं। 188 ग्राम के वेट के साथ ये मोबाइल फोन आता है, जो कि प्लास्टिक फ्रेम बॉडी 5000 mAh की बैटरी के लिहाज से मुझे सही लगा। साथ ही में अगर मोबाइल के डायमेंशन की बात करें तो 7.7 mm की थिकनेस के साथ ये मोबाइल फोन आता है। मोबाइल फोन IP64 के डस्ट एंड साथ ही में स्पेलिश रेजिस्टेंस के साथ आता है। सो हाँ, मोबाइल को आप पानी के अंदर डालकर तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन रेनी डेज में या फिर अगर एक्सीडेंटली पानी मोबाइल के ऊपर पड़ जाता है तो मोबाइल के बचने के चांसेस कुछ ज्यादा हो जाते हैं। गाइस, अगर मैं मोबाइल के राइट साइड की बात करूं तो यहां पर ऑन ऑफ की और साथ ही में वॉल्यूम रॉकर की मिल जाती है। मोबाइल के अपर साइड में आपको एक नॉइज कैंसलेशन माइक और साथ ही में एक स्पीकर ग्रिल मिल जाएगा। मोबाइल की लेफ्ट साइड कंप्लीटली तौर पर एम्प्टी है। मोबाइल के अगर बॉटम की बात करें तो सबसे पहले आपको एक सिम स्लॉट ट्रे मिल जाएगी, जिसमें आप एट ए टाइम एक सिम और साथ ही में एक मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप मेमोरी कार्ड यूज नहीं करना चाहते तो एट ए टाइम आप 2 सिम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मींस के ये एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है। साथ ही में आपको एक माइक और साथ ही में एक USB टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट और एक और स्पीकर ग्रिल मिल जाएगा। मतलब कि ये मोबाइल फोन स्टेरियो स्पीकर के साथ आता है। गाइस, अगर मैं मोबाइल के डिस्प्ले की बात करूं तो ये मोबाइल फोन 6.67 इंच के एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है। ये डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है और साथ ही में 2100 यानी 2100 की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। तो अगर मोबाइल को आप इंडोर आउटडोर में यूज करते हैं तो विजिबिलिटी कमाल की रहने वाली है, आप लोगों को कहीं से कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। मैंने मोबाइल फोन पर काफी वीडियोस वगैरह देखे। वीडियोस की अगर कलर की बात करें तो ठीक है, क्योंकि डिस्प्ले एक वाइब्रेंट डिस्प्ले, तो कलर कंट्रास्ट एमोलेड डिस्प्ले के होते हुए अच्छे से कलर कंट्रास्ट और साथ में ब्राइटनेस को मिलाकर कलर विविड कलर देता है। लेकिन यहां पर एक सोचने वाली बात है कि जो मोबाइल के बेजल्स हैं वो अपर और नीचे वाली साइड थोड़े से माइनर से मुझे ज्यादा लगे, बाकी साइडें जो है वो बेजल लेस हैं, सो एज सच आपको ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर मोबाइल के स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करें तो यहां पर भाई ओप्पो ने अहाई ग्लास AGC
DT Star 2 की कोई प्रोटेक्शन दी है ये मैंने पहले नहीं सुनी। हाँ, लेकिन मोबाइल में मैंने काफी वीडियोस वगैरह देखी, अखरोट तोड़ने वाले ये वो सारे चोचले चल रहे हैं। तो भाई यहां पर मैं ये बात क्लियर करना चाहूंगा कि मोबाइल फोन अखरोट तोड़ने के लिए या पत्थर तोड़ने के लिए नहीं आती। बस ये होना चाहिए कि मोबाइल की स्क्रीन जो है वो स्क्रैच रेजिस्ट सही से कर पाए और साथ ही में जो इसकी कलरिंग है वो अच्छे से रहनी चाहिए। बाकी ये जो अखरोट वगैरह हैं तो इनको आप छोड़ दें, ये एक सेलिंग पॉइंट होता है कंपनी का, मतलब कि खुद को दिखाने के लिए अब बार बार क्या नई चीज दिखाएं। तो इस तरह से थोड़े से प्रमोशन वगैरह देकर जो आम कस्टमर होता है उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश होती है। तो इस तरह की वीडियोस देखकर आप मोबाइल की तरफ मत जाइएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। क्योंकि ये एक एमोलेड डिस्प्ले, सो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ ये मोबाइल फोन आता है। फिंगरप्रिंट सेंसर काफी क्विक है और साथ में मिसमैच वगैरह नहीं होता, मतलब कि वर्किंग के लिहाज से बहुत अच्छे से काम करता है। मोबाइल के फिंगरप्रिंट पर अगर थोड़ा सा पानी वगैरह लगा हो फिर भी आपका फिंगरप्रिंट सही से वर्कआउट कर जाता है। सो फिंगरप्रिंट के लिहाज से भी मुझे मोबाइल फोन सही लगा। अगर बात करें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की तो फॉर फ्यू सेकंड्स यानी कि 10 सेकंड्स के लिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन होता है। आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को जैसे कि नाम रखा हुआ है कि ऑलवेज ऑन, तो ऑलवेज ऑन नहीं रख सकते हैं। बाकी मोबाइल के डिस्प्ले में HDR10 की सपोर्ट दी गई है लेकिन HDR10+ की सपोर्ट नहीं दी गई। सो अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं तो HDR10 तक ये मोबाइल फोन सपोर्ट करता है। गाइज अब आते हैं मेन मुद्दे यानी कि मोबाइल के परफॉर्मेंस के लिहाज से। सो गाइज मैं बताना चाहूंगा कि मैं जब भी खुद के लिए मोबाइल परचेस करता हूं या फिर मोबाइल का रिव्यू करता हूं तो दो डिपार्टमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मोबाइल की परफॉर्मेंस और साथ ही में मोबाइल का कैमरा। ये दो चीजें ऐसी होती हैं जिसके बगैर हमारे लिए मोबाइल यूजलेस होता है। तो भाई ये मोबाइल फोन Android 14 और साथ ही में Oppo के UI सिस्टम ColorOS 14 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स हमें मिल जाता है। हाँ, मोबाइल में प्री इंस्टॉल्ड एप्स हैं लेकिन वो अनइंस्टॉल हो सकती हैं। अगर मैं मोबाइल के पावर हाउस की बात करूं तो ये मोबाइल फोन स्नैपड्रैगन 685 चिपसेट के साथ आता है जो कि 6 नैनोमीटर पर बेस्ड है और साथ ही में जीपीओ के नाम पर एंड्रियो 610 के साथ ये मोबाइल फोन अवेलेबल है। अब यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि भाई देखें, मोबाइल का डिजाइन या फिर मोबाइल का डिस्प्ले तो अच्छा है लेकिन यहां पावर हाउस में आकर मोबाइल बहुत ज्यादा मार खा जाता है। भाई जब आप 70,000 रुपए एक कस्टमर से कंज्यूम करवाते हैं तो यकीनन 685 जो स्नैपड्रैगन का चिपसेट है ये मेरे ख्याल में तो गधा गाड़ी है आज के टाइम पर। और इस चिपसेट को तकरीबन 40,000 से नीचे या 40,000 के प्राइस टैग में भी हमें काफी सारे मोबाइल फोन में देखने को मिल चुका है। तो मेरे ख्याल में यार चिपसेट के लिहाज से मोबाइल फोन काफी ज्यादा जो है अंडर पावर्ड है। इस चिपसेट का जो Antutu स्कोर है तकरीबन 3.5 लाख के करीब है। अब यहां पर मैं बात एक क्लियर करना चाहूंगा कि जो G99 का प्रोसेसर है जो कि तकरीबन हमें 30-35 हजार से लेकर अपर रेंज के मोबाइल फोन में इजीली दिखने को मिल जाता है, तकरीबन 4 लाख से अबो हमें Antutu स्कोर देता है। मींस के 20% ये मोबाइल फोन पावर के लिहाज से, पावर इफिशिएंसी और मोबाइल की परफॉर्मेंस के लिहाज से डिक्रीज्ड कंसीडर किया गया है G99 प्रोसेसर से। तो यहां पर मेरे ख्याल में प्रोसेसर चिपसेट के लिहाज से मोबाइल को काफी ज्यादा डिग्रेड मिला है और मेरे ख्याल में कि ये मोबाइल फोन अगर हम ज्यादा टाइम यानी लॉन्ग रूट के लिए यूज करते हैं 6-7 महीने 8 महीने तो काफी मोबाइल स्टक होने वाला है, काफी ज्यादा ग्लिच आएंगे और साथ ही में मोबाइल काफी ज्यादा स्लो डाउन हो जाएगा। मोबाइल में 8 GB रैम और साथ ही में 256 GB रोम दिया गया है और साथ में रैम रोम का जो सिस्टम है वो UFS 2.2 पर दिया गया है। अब यहां पर 8 GB और साथ में वर्चुअल रैम 8 GB भी दी गई है, ठीक है। रैम रोम का कॉम्बिनेशन और साथ ही में जो UFS 2.2 की हमें टेक्नोलॉजी दी गई है वो मुझे पसंद आई। लेकिन यहां पर वही बात हो गई कि यहां पर ये चीज तो आपने टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत अच्छे से हार्डवेयर को जो है वो सस्टेन करने की कोशिश की, लेकिन यहां पर जो स्नैपड्रैगन 685 है यकीनन ये मोबाइल को बहुत ज्यादा इरिटेट करने वाला है आगे चलकर। अगर मैं मोबाइल के फीडबैक हैप्टिक्स की बात करूं तो ठीक है, एवरेज है, अलग से मोटर नहीं दी गई, लेकिन आपको ज्यादा इरिटेट
इरिटेट नहीं करेगा, हद से ज्यादा ओवर वाइब्रेट मोबाइल फोन नहीं होता, तो ठीक है, एवरेजली सही है। अगर मोबाइल के गेमिंग साइड की तरफ जाएं तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये प्रोसेसर काफी ज्यादा अंडर पावर्ड प्रोसेसर है। सो अगर आप पबजी वगैरह को चलाते हैं तो वो भी आपको मीडियम सेटिंग अप टू 40 FPS तक ही चलानी पड़ेगी। एंड्रॉइड 610 काफी जो है वो अंडर पावर जीपीयू है फॉर गेमिंग, और वैसे भी ये चिपसेट जो है वो गेमिंग के लिए बना ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में 70,000 रुपए देकर आप एक गेमिंग मोबाइल अगर ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल किसी भी तरह का मोबाइल फोन में सजेस्ट करने वाला नहीं हूं। गाइस, जायरोस्कोप मोबाइल फोन हार्डवेयर सपोर्टेड है। अगर मैं बात करूं नेटवर्क की तो VoLTE, साथ ही में 4G 4G प्लस वगैरह ये मोबाइल फोन सपोर्ट करता है। अगर हम नेटफ्लिक्स वगैरह की बात करें तो वाइड वन L1 की सपोर्ट के साथ ये मोबाइल फोन आता है। अगर हम बात करें YouTube वीडियोस की तो भाई इस मोबाइल फोन पर आप 70,000 रुपए देकर भी YouTube पर 1080p यानी कि 1080p पर ही वीडियोस देख सकते हैं। 2K 4K तक ये मोबाइल फोन आपको वीडियो स्ट्रीमिंग YouTube वगैरह पर देने वाला नहीं है, जो कि बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग वाली बात है। मतलब कि यार किस तरह का चोचला पकड़ा दिया, लॉलीपॉप दे दिया 70,000 में। तो मतलब आउट ऑफ सेंस एक बात है कि समझ में नहीं आ रहा कि ओप्पो ने भाई Reno 11F बहुत अच्छे से दिया और उसके बाद ये क्या गधा गाड़ी हमारे हाथ में चिपका दिया, थोड़ा सा इसको ग्रीनिश वगैरह करके। सो मतलब भाई अखरोट तोड़ दे, बस ये सही है। आप 70,000 रुपए देकर अखरोट के लिए ये हथौड़ा ले ले, फिर अखरोट तोड़ते रहे तो बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग का सिस्टम नहीं है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर की बात करें तो ठीक है, गुड वन है, सही से काम करता है। ब्लूटूथ वर्जन 5.0 पर ये मोबाइल फोन है। USB टाइप 2.0 पर ये मोबाइल फोन आता है। मोबाइल फोन में NFC की सहूलत नहीं है। OTG मोबाइल फोन प्रोवाइड करता है हमें, साथ ही में वाईफाई कॉलिंग भी मोबाइल में अवेलेबल है। बाकी मोबाइल को मैंने 120 हर्ट्ज पर ऑपरेट किया, ठीक है, स्मूथली वर्क कर रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में जब मोबाइल की मेमोरी लोड ऑन हो जाएगी सो इरिटेट तो करने वाला है भाई, क्योंकि जो प्रोसेसर चिपसेट दिया गया है वो काफी अंडर पावर्ड है। सो लॉन्ग टर्म के लिए इस मोबाइल फोन को तो मैं परफॉर्मेंस के लिहाज से सजेस्ट नहीं करने वाला हूं। बहरहाल गाइस, अगर मैं बात करूं कैमरा की तो ये मोबाइल फोन हमें बैक साइड से 3 कैमरा यानी कि 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, साथ ही में 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस और साथ में 2 मेगापिक्सल का हमें मैक्रो लेंस प्रोवाइड करता है। मोबाइल फोन पर मैंने काफी ज्यादा पिक्चर्स निकाली, साथ में वीडियो रिकॉर्ड किए पोर्ट्रेट मोड पर, हर एंगल, हर तरह, हर एनवायरनमेंट में। अब अगर सबसे पहले मोबाइल के पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पिक्चर क्वालिटी में डिटेल्ड तो हैं बिल्कुल, लेकिन जैसे ही मोबाइल को 2x पर पिक्चर को कैप्चर करने की कोशिश करें तो काफी जो ऑब्जेक्ट की चेहरे की जो डिटेल्ड है उसको जाया कर देता है और थोड़ा बहुत कलर को भी बूस्ट करने की कोशिश करता है। अब नीचे से अगर ग्रास को देख रहे होंगे तो ग्रास का कलर काफी ज्यादा इसने ग्रीनिश कर दिया है, और साथ ही में मोबाइल फोन में आप पिक्चर या फिर वीडियोग्राफी करते हुए HDR या HDR10 प्लस की सपोर्ट नहीं ले सकते, तो डायनामिक रेंज को आप देख सकते हैं। अब ये जो एनवायरनमेंट है ये एक एनवायरनमेंट में पिक्चर निकाली गई, लेकिन अगर आप स्काई को देखेंगे तो कहां पर स्काई को सही तरह से डायनामिक रेंज के थ्रू कवर कर रहा है और कहां कहां पर आप अगर देख पा रहे होंगे तो जो स्काई है उसके जो कलर है उसको ये मिक्सअप कर रहा है, और साथ ही में कहां कहां पर आप देख रहे होंगे जो पीछे से सन है उसकी लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट के फेस पर पड़ रही है और फेस को रेडिश कर रहा है, जबकि बैक साइड का जो स्काई है उसको कवर करने की सही से कोशिश नहीं कर रहा। अगर मैं मोबाइल के पोर्ट्रेट मोड की बात करूं तो आप पोर्ट्रेशन मोड में देख सकते हैं कि ब्लरिंग बैक साइड से सही से नहीं कर रहा, और साथ में आप देख पा रहे होंगे कि जो ब्लरिंग है ऑब्जेक्ट की और बैक साइड की उसको मिक्सअप कर रहा है। मींस के जब आप पोर्ट्रेट मोड में पिक्चर निकालते हैं तो आप सही से अगर देखें तो जो ऑब्जेक्ट है उसको भी हल्का सा ब्लर कर रहा है। मतलब आपको ऑब्जेक्ट जो है वो एक शाइनिंग जोन में पोर्ट्रेशन से बाहर निकलते हुए, ब्लर से बाहर, बैकग्राउंड से बाहर निकलते हुए एक आपको क्लियरिटी के साथ नजर नहीं आने वाला है। थोड़ा बहुत ब्लरिंग इश्यू दे रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर भी, ओवरऑल ऑब्जेक्ट की बॉडी के ऊपर भी। अगर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूं तो ये मोबाइल फोन 1080p अप टू 30 FPS तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। इमेज स्टेबलाइजेशन नाम का इस मोबाइल फोन में कुछ भी नहीं दिया गया। पहले बता चुका हूं HDR10 प्लस की सपोर्ट नहीं दी गई। काफी शेकिंग है, चलते हुए वीडियो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, काफी शेक आउट करता है। हाँ, वीडियोग्राफी में माइक सही से काम करती है, लेकिन अगर हम बात करें
तो देखें, एक तो 1080p अप टू 30 fps काफी फ्रेम रेट कम है। मोबाइल कम से कम अगर 1080p अप टू 60 fps तक होता तो शेकिंग में, जंकिंग में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आती, लेकिन 30 fps से काफी ज्यादा वीडियो को स्टक करने की कोशिश करता है। ऑब्जेक्ट चल रहा है तो काफी शेकिंग और अजीब सी जो है वो वीडियो क्वालिटी हमें देखने को मिलती है। बाकी मोबाइल फोन में एआई का सिस्टम कैमरा में दिया गया है, सो अगर आप 2-3 पिक्चर्स ग्रुप में निकालते हैं, वहां से किसी को रिमूव करना चाहें या कोई ऑब्जेक्ट बैक साइड से कुछ भी रिमूव करना चाहे तो ये जो सहूलत है वो मोबाइल में दी गई है। लेकिन देखें, अगर प्रैक्टिकली हम बात करें तो इस तरह के सॉफ्टवेयर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट इजीली जो है वो प्ले स्टोर वगैरह पर मिल जाएंगे, जिससे सेम ही एआई का हम टूल यूज करके एआई का काम ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं मोबाइल के फ्रंट कैमरा की तो 32 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। हाँ, सेल्फी नॉर्मल जो पिक है वो अच्छे से निकालती है, लेकिन यहीं पर अगर हम सेल्फी को पोर्ट्रेट मोड में लेकर आते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो एजेस हैं ऑब्जेक्ट के, कभी कान गायब, कहीं यहां पर एजेस को काफी ज्यादा मिक्सअप कर रहा है, बालों को, बॉडी को, तो वो ब्लरिंग को, ऑब्जेक्ट को भी खा रहा है। सो मेरी नजर में जो 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, और ओप्पो वैसे भी सेल्फी के लिए फेमस है, तो नॉर्मल सेल्फी, कलर कंट्रास्ट और ऑब्जेक्ट की क्लियरिटी को या डिटेल को तो दे रहा है, लेकिन भाई पोर्ट्रेट मोड में काफी ज्यादा एजेस को स्टक कर रहा है। बाकी सामने वाला जो कैमरा है वो वीडियोग्राफी में भी 1080p अप टू 30 fps तक की वीडियो कैप्चर कर पाता है, और सेम ही सिचुएशन है रेयर कैमरा वाली। गाइस, अगर मैं बात करूं मोबाइल के बैटरी बैकअप की तो ये मोबाइल फोन 5000 mAh की ह्यूज बैटरी के साथ आता है, जिसको चार्ज करने के लिए 45 वाट का चार्जर दिया गया है। 0 to 100 मैंने काफी बार करके दिखा, तकरीबन 50 से 55 मिनट इजीली मोबाइल फोन ले रहा था। एनवायरनमेंट के लिहाज से एक बार विदाउट एयर कंडीशन तो तकरीबन 1 घंटे से ओवर भी इस मोबाइल फोन ने टाइम लिया। बाकी बैटरी ड्रेन की बात करें तो तकरीबन जैसे नॉर्मली 5000 mAh की बैटरी के साथ मोबाइल फोन बैटरी ड्रेन करता है 6, 6.5, 7 घंटे तक का हमें पावर हाउस ये देता है, अगर आप मोबाइल को अच्छी तरह से रगड़ कर 100 to 0 करना चाहें तो। बाकी मोबाइल बैटरी चार्ज करते वक्त हीटअप नहीं होता, तकरीबन 37-38 सेल्सियस से ऊपर नहीं जा रहा था। गाइस, अगर मैं बात करूं स्पीकर की तो ये मोबाइल फोन स्टेरियो स्पीकर के साथ आता है एंड 300 को वॉल्यूम पर बूस्ट भी करता है। मैंने इस मोबाइल फोन पर काफी मूवीज, साथ ही में वीडियोस देखे, नेटफ्लिक्स पर वीडियोस देखे, म्यूजिक सुना। मुझे ये मोबाइल फोन अपने प्राइस टैग में स्पीकर के लिहाज से अच्छा लगा। इसका जो स्पीकर है स्टेरियो स्पीकर, तकरीबन 60 to 65% जो है वो नीचे से वॉल्यूम और तकरीबन 35% अपर साइड से वॉल्यूम मोबाइल फोन जो है वो पंच आउट करता है, लेकिन स्पीकर वाइज मोबाइल अच्छा है। गाइस, अब अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि क्या भाई ये मोबाइल फोन 70,000 के प्राइस टैग में ओप्पो ने जो इसकी प्राइस रखी है एंड आफ्टर डिस्काउंट 65,000 रुपए में लेना चाहिए या नहीं, तो गाइस देखें कि तकरीबन 60 से 70,000 की जो प्राइस होती है इसमें हमें बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहां पर मैं ब्रांड न्यू मोबाइल फोन की बात करूंगा, चले हुए मोबाइल की या यूज्ड मोबाइल की बात नहीं करूंगा। हमें यहां पर Xiaomi की तरफ से Note 13 Pro वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, Infinix के लिहाज से Note 40 सीरीज मिल जाती है, टेक्नो के लिहाज से कॉमन 30 वगैरह की हमें सीरीज मिल जाती है, जो कि इससे प्राइस में भी इससे काफी कम है, और खुद Oppo Reno 11F की सीरीज भी मिल जाती है। तो मेरे ख्याल में इस मोबाइल फोन के स्पेसिफिकेशन, कैमरा, साथ ही में जो इसका डिस्प्ले, ओवरऑल डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी वगैरह के लिहाज से मेरे ख्याल में ये मोबाइल फोन 40 to 45,000 की प्राइस टैग से अपर रेंज में किसी भी सूरत में ये जो मोबाइल है वो जस्टिफिकेशन नहीं देता। 45,000 तक अगर इस मोबाइल फोन की प्राइस रखी जाती तो ठीक है, वेल डन होने वाला था। अगर आप ओप्पो के लवर ही हैं और अगर आप ओप्पो की तरफ ही जाना चाहते हैं तो फार बेटर मैं इससे कहूंगा कि आप Oppo Reno 11F की तरफ जाएं, या अगर Vivo की तरफ जाते हैं तो Vivo Y100 में भी 685 का ही चिपसेट दिया गया है, सेम स्पेसिफिकेशन है, तकरीबन कैमरा के लिहाज से Vivo Y100 से फार बेटर है, तो आप यहां तो उसकी तरफ जाएं। अगर Oppo तो भाई Reno 11F इस वक्त आप लोगों के लिए बेस्ट चॉइस रहने वाली है ब्रांड न्यू मोबाइल फोन में। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई वीडियो को लाइक करें, साथ ही में वीडियो को शेयर करते हुए मेरे इस चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलेंगे इससे किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। और इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भाई अपनी सजेशन और साथ ही में अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लाजमी दे, कमेंट बॉक्स खाली रहता है। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।